तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की थ्योरी प्लस बेसिक न्यूमेरिकल्स उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे की प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट का लेक्चर 2 है वो। आज हम मोल कंसेप्ट के लेक्चर 3 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। 10 से 12 सवाल हम लोग लगाने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, जिसके अंदर कुछ बनाए हुए सवाल और कुछ नीट के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 10 से 12 सवाल करने के बाद आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप लोगों को खुद से अपनी बुक से, अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने वो 10 से 12 सवाल उठाए हैं जिससे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर पकड़ बन जाए। उसके बाद खुद की ही प्रैक्टिस से जो है वो ज़्यादा समझ में आता है। 10 से 12 सवाल आपको फील दिला देंगे पूरे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। हम हिंदी में समझेंगे क्या मतलब है किस चीज़ का। अंग्रेजी में तो लिखने की बात अलग होती है और हिंदी में समझना अलग होता है कि कितने मोल कितने सॉल्वेंट में पड़े हुए हैं, क्या सोल्यूशन की कहानी है, सॉल्वेंट कैसे निकालना होता है, सोल्यूटर सोल्यूशन का गिवन जो होता है। तो ये सारी चीज़ें हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके अंदर की जो कहानी होती है वो बहुत कम लोग समझा पाते हैं। और हम फॉर्मूले तो चलते ही रहेंगे अपने, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी के कुछ नए फॉर्मूले भी आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जो कि प्रोसेस से करेंगे और लास्ट में मैं उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन आप प्रोसेस से करना चाहते हो प्रोसेस से कर लो, फॉर्मूले से करना चाहते हो फॉर्मूले से कर लो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो आज के लेक्चर का पहला सवाल करते हैं। 30 grams of urea and 20 grams of NaOH are allowed to mix in water such that solution becomes 230 grams. पूरा solution जो है वो 230 ग्राम का बन रहा है। Find out mole fraction of NaOH in solution. अब mole fraction का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। Mole fraction of NaOH is equals to moles of NaOH upon total moles इन सोल्यूशन के अंदर जितने मोल्स पड़े हैं। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास मास है NaOH का, तो मोल्स भी निकल जाएंगे NaOH के। टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे सोल्यूशन के? NaOH के मोल्स, यूरिया के मोल्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें सोल्यूशन का मास दे रखा है और है हमारे पास अलाउड टू मिक्स इन वाटर, यानी वाटर के भी मोल्स पता होने चाहिए हमें। वाटर क्या है हमारे पास? वाटर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट। अब वाटर का मास कैसे निकलेगा? हमें सोल्यूशन का मास पता है, हमें इन दोनों का मास पता है, तो यहां से वाटर का मास निकल आएगा। भाई यूरिया मास ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ यूरिया प्लस NaOH प्लस वाटर इज इक्वल्स टू 230 ग्राम, क्योंकि यही तीनों तो मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं। ये दोनों सोल्यूट है, यूरिया और NaOH सोल्यूट है और वाटर क्या है? एज अ सॉल्वेंट। तो अगर हम सोल्यूशन का हमें पता है, यूरिया और NaOH का मास भी हमें पता है, तो यहाँ से सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा? सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? 230 में से अगर हम 20 प्लस 30 50, 230 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। सॉल्वेंट क्या? H2O का मास कितना आ गया? 180 ग्राम्स। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का, तो मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन मॉलिक्यूलर मास 20/40। यूरिया का मास अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपको पता नहीं होगा। यूरिया का फॉर्मूला है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहां से यूरिया का मास कितना आएगा? नाइट्रोजन के 2 हैं, 14 2 28, 28 प्लस 12 कार्बन के,
40, 40 प्लस 16, 56 और 56 प्लस हाइड्रोजन के 4, 60। तो गिवन मास कितना यूरिया का 30/60 प्लस टोटल मोल्स है ना, तो NaOH के भी मोल्स 20/40 और वाटर के भी मोल्स, वाटर के मोल्स कितने हुए 180 मास है, 180 बाय वाटर का मास कितना होता है 18। तो यहां से ये मोल फ्रैक्शन आप लोग निकाल सकते हैं। ये 20/40 1/2 हो जाएगा, 30/60 1/2, ये भी 1/2, ये 10। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो आप। 20/40 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, ये 1/2, ये भी 1/2 प्लस 10। ठीक है, तो 1/2 अपॉन 10 प्लस 1 11, तो 1/22 ये आ गए 1/22। अब इसको डिवाइड करके आप पॉइंट डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ गया 1/22। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अगला सवाल करते हैं। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन 5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, काय ऑफ सॉल्वेंट। मैंने बताया था ना मोल फ्रैक्शन को काय से डिनोट करते हैं, काय ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है जरूरी थोड़ी ना हर बार आपको एग्जामिनर बताए सॉल्वेंट क्या है। हमें तो ये जानना जरूरी थोड़ी ना कि सॉल्वेंट हमने कौन सा लिया, H2O लिया कि इथेनॉल लिया कि क्या लिया। हमें तो इससे मतलब है कि निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स पता होने चाहिए क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का, अपॉन टोटल मोल्स। ये तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमें ये देखना है 5 मोलल, मोलैलिटी दे रखी है, मोलैरिटी नहीं दे रखी। 5 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन दे रखा है, 5 मोलल, और यहां मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं छोटा m, छोटा m डिनोट होता है ना मोलैलिटी से। 5 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन। अब इसको हिंदी में समझो, 5 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन यानी 5 मोल सल्यूट NaOH इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी 5 मोलल अगर ये कह रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि 5 मोल सल्यूट NaOH के प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। ये मतलब है इसका, मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग, जो अंग्रेज होंगे उनके लिए कह रहा हूं। 5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, 5 मोल सल्यूट NaOH प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। हमें तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हमारे पास कितना है 1 kg सॉल्वेंट है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 5 मोल सल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, तो 1 kg है सॉल्वेंट, तो मोल्स क्या होता है गिवन मास, गिवन मास में कितना 1 kg यानी 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। तो ये डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू भी तुम याद कर लो 55.5 होती है, बहुत काम आएगी आगे तुम्हें। मतलब 1000 ग्राम वाटर की, अब वाटर ही मान के चल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि और कुछ हमें दे नहीं रखा है यहाँ पर सॉल्वेंट के नाम पर। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट क्या है ये नहीं गिवन है तो तुम्हें सॉल्वेंट फिर वाटर ही मान के चलना है। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1000/18, तो 55.5 मोल्स आ गए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारे पास कितने आ गए 55.55। ठीक है, और टोटल मोल्स किसके, टोटल मोल्स चाहिए तो NaOH के मोल्स कितने तुम्हारे पास 5। भाई 5 मोलर मतलब 5 मोल सल्यूट प्रेजेंट है जो कि NaOH है 1 kg सॉल्वेंट में। तो 1 kg सॉल्वेंट से तुमने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल ली 1000/18, तो 5 + 55.5। अब ये तुम खुद निकाल लेना यार, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है। एग्जाम ये मैं खुद एग्जाम दे नहीं रहा हूं, मैं सॉल्व करूं 55.5 अपॉन 5 + 55.5। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा।
अगर क्वेश्चन में मान लो सॉल्वेंट के साथ साथ सल्यूट का भी निकालने के लिए कह देता, तो तुम क्या फिर फॉर्मूला लगाते कि काई ऑफ सल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स? लगा तो वो भी सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करोगे? तो मैंने बताया था ना, काई ऑफ सल्यूट प्लस काई ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो सॉल्वेंट का काई तुम्हें पता है, उसको 1 से माइनस कर देना तो सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आ जाएगा तुम्हारे पास। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ऐसे भी निकाल सकते हो, तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद होगा। तुम्हें जब ये वाला पता है, ऑलवेज वैलिड है ये, ऑलवेज वैलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1, तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ। सॉल्वेंट का तुम्हें गिवन है, वैसे तो यहाँ पर तो सॉल्वेंट का ही निकालना है, लेकिन अगर सल्यूट का भी पूछने लगे तो सॉल्वेंट का तुमने निकाल ही दिया, उसको 1 से माइनस कर देना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो कि यहाँ पर NaOH है, तो NaOH का भी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन। मोलैलिटी निकालनी है 20% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन की। तो आओ उसको समझते हैं पहले। मोलैलिटी पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम अपना, मोल्स, मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ, अभी हम कुछ निकाल नहीं पाए हैं, तो पहले निकालते हैं कि क्या इस 20% वेट बाय वेट से हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो मैंने बताया था 20% वेट बाय वेट हिंदी में मतलब 20 ग्राम क्या है हमारे पास, NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 20% वेट बाय वेट मतलब 20 ग्राम NaOH हमारे पास प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। लेकिन हमें तो मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट चाहिए, सोल्यूशन थोड़ी ना चाहिए। सोल्यूशन तो हमें मोलैलिटी के लिए चाहिए होता है, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमें मोलैलिटी के लिए तो सॉल्वेंट चाहिए, तो हमारे पास सोल्यूशन है 100 ग्राम, हमारे पास सोल्यूट भी है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास नहीं आ जाएगा हमारे पास। सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20, 80 ग्राम सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट ही तो सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज सोल्यूशन। 80 प्लस 200 इज इक्वल टू 100 सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के होता है, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए हमने सोल्यूशन से सोल्यूट को माइनस कर दिया। सॉल्वेंट कितना आ गया हमारे पास, 80 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 20 अपॉन 40 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और पर kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 80 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। ग्राम में हमें चाहिए kg में, तो डिवाइड होगा 1000 से, तो ऊपर जाएगा 1000। अब इसको कट्टम कुट्टी खेल लो, ये 0 से 0 कटा, ये कटा, 4 5 20, 50/8, यानी ये 6 पॉइंट समथिंग होगी। 8 6 48, 10 में से 8 गया 2, 8 2 16, 6.2 मोलर ये होगा। तो अब ये वाली चीज समझने की थी कि 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है। ऐसी अगर 20% वेट बाय वॉल्यूम होता तो क्या होता, 20 ग्राम NaOH 100 ml सोल्यूशन में। अगर 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता तो 20 ml NaOH 100 ml सोल्यूशन में, जो कि हमने पिछले थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस किया था। इसलिए हम आज न्यूमेरिकल के थ्रू ज्यादा और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, फाइंड आउट मोलैलिटी। क्या निकालना है, क्या निकालना है उस चीज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने सारे फॉर्मूले पिछले लेक्चर में की जो थ्योरी थी उसमें डिस्कस किए। फिर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन इसी से निकलता है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, बस क्या निकालना है, इसी पे सारे क्वेश्चंस चलते हैं। आपको क्या गिवन है उसकी हिंदी में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज आप फिगर आउट कर सकते हो, और उसके बाद क्या निकालना है। तो मोलैलिटी हमें निकाल ली थी, हमने निकाल दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथा सवाल आया हमारा मिक्सिंग के ऊपर। अब ये मिक्सिंग कैसी है, ये नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की मिक्सिंग है, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन मिक्स्ड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों एसिड हैं।
नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन की मिक्सिंग कैसी होती है? तो बोथ एसिड हो या बोथ बेस हो। एसिड बेस की जो होती है वो रिएक्टिंग वाली होती है, या तो दोनों एसिड लो नॉन रिएक्टिंग में या दोनों बेस लो। तो हमने क्या इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें दोनों एसिड दे रखे हैं। 10 ml डेसीमोलर। अब मैंने बताया था ना लेक्चर के अंदर कि ये सारे डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, सेमीमोलर ये सब पता होना चाहिए। तो डेसीमोलर मैंने कितना बताया था? 1/10। 10 ml डेसीमोलर HCl is mixed with 20 ml सेमीमोलर। सेमी कितना होता है? हाफ। H2SO4। इन दोनों को मिक्स किया। फाइंड आउट रिजल्टिंग मोलैरिटी व्हेन इट्स डाइल्यूट टू 1 लीटर ऑफ H2O। अच्छा, यानी अरे इस बार 10 और 20 मिला के कितना हो रहा था? 30। तो यहां पे 30 ml होना चाहिए था टोटल वॉल्यूम। नहीं, क्वेश्चन में हमें पहले से कह दिया है कि 1 लीटर है वॉल्यूम, यानी ये 30, ये 20 और ये 10 और 970 ml और डाला होगा। भाई ये 20 और ये 30, तो 970 ml और डाला होगा पानी। तो 1 लीटर यहाँ पे वॉल्यूम पहले से हमें गिवन है, हमें 30 ml नहीं लेना है। मैंने क्या बताया था कि जो थ्योरी बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में कि V1 प्लस V2 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी भी V1 प्लस V2 है, लेकिन हमने और ऐड कर दिया है पानी। तो क्वेश्चन में पहले से बता दिया है कि हमें रिजल्टिंग मोलैरिटी बतानी है जब हमारे पास टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है। तो हमें यहाँ पर V1 प्लस V2 और कह सकते हो तुम अगर कहना चाहो कि V3, क्योंकि हमने बाहर से ऑब्वियसली ऐड ही किया होगा पानी, क्योंकि ये 20 और 10 मिला के तो 1 लीटर बन नहीं रहा है, तो हमने 970 ml और ऐड किया होगा। लेकिन हम मान के चल लेते हैं V1 प्लस V2 लिखने की जगह हमें कह लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो रिजल्टिंग है वो 1 लीटर है, यानी 1000 ml। तो हमें तब मोलैरिटी बतानी है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 जो कि इस बार 1 लीटर है इज इक्वल्स टू M3। तो यहां से कर लो। M1 कितना है? M1 कितना है? डेसीमोलर 1/10 इंटू 10 ml दे रखा, प्लस M2 कितना है? सेमीमोलर 1/2 इंटू 20 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर को इस बार ले लेते हैं 1000 ml। अब क्यों ले रहे हैं 1000 ml? तुम कह रहे हो कि भाई लीटर में ही लो। भाई ऊपर तुमने ml में लिया है ना, तो फिर नीचे भी ml में ले लो, ml कट जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर या तो फिर ऊपर भी लीटर में कन्वर्ट करो ml को, तो नीचे तुम 1 लीटर ले सकते हो। क्या करना चाहिए? अब यही पता है सिचुएशनल कंडीशन होती है, यहां पर तुम्हारा दिमाग दौड़ना चाहिए कि यहां पर ऊपर अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, अगर नीचे लीटर को ml में कन्वर्ट कर लोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगी, क्योंकि 10 से 10 यहां पर कट रहा है, 2 से 20 यहां पे कट रहा है, तो नीचे वाले को ml ले लो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो यहां से 10 से 10 कटा, ये 2 से 20 कटा, तो कितना हो गया? ये 10 प्लस 1 11, 11/1000। ये क्या आ गई तुम्हारी मोलैरिटी, रिजल्टिंग मोलैरिटी। 11/1000 कर लेना, 0 पॉइंट जो मतलब डेसिमल प्लेस से शिफ्ट कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा 11/1000। ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस बार तुम्हें बता रखा था V1 प्लस V2 या और जो भी ऐड किया होगा पानी, तुम्हें टोटल वॉल्यूम बता रखा है तीसरे बीकर का कि 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ H2O। तो तुम्हें रिजल्टिंग मोलैरिटी बतानी थी कि M क्या है इस सोल्यूशन का, तो हमने निकाल दिया यहाँ पर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये वाला मैंने बता दिया कि 1 लीटर को मैंने 1000 इसलिए ले लिया क्योंकि ऊपर भी हमने ml में लिया था, या तो फिर ऊपर वाले को तुम लीटर में कन्वर्ट करो, पर उससे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कैसे भी कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास वक्त ज्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो तुम लोग इसको कन्वर्ट कर लेना ml को लीटर में। यही छोटी छोटी चीजें होती है जो खुद से दिमाग लगानी होती है कि कैसे कैलकुलेशन को ईजी किया जाए। अब लेने को एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ले लो, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो 6.022 थोड़ी ना लेते हैं, उसको राउंड ऑफ करके 6 ले लेते हैं हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो कैलकुलेशन इजी वाला पार्ट जो होता है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा तुम्हें पता चलता जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन को इजी करना है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
तो आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH, कितने ग्राम NaOH शुड बी डिजोल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर NaOH सोल्यूशन। कितना ग्राम NaOH डिजोल्व होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन देखो ना, ये क्वेश्चन बिना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे हुए नहीं हो सकता। अब देखना जरा किस तरीके से मैं सवाल सॉल्व करता हूँ, उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कंसेप्ट के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन यानी 0.15 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कितना दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो यहां पर यूनिट कन्वर्जन में तुम्हें बता रहा हूं कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 0.15 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 0.15 मोल्स प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। इसकी एक और यूनिट कन्वर्जन में एडिशनल तो मैं बता रहा हूं, वो शायद केमिस्ट्री में काम ना आए लेकिन फिजिक्स में काम आ जाएगी कि एक लीटर को 1 लीटर 1 DM क्यूब के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में कोई खास काम नहीं है इसका। 0.15 मोल्स प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। तो ये कह रहा है कि कितने ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो अगर 0.15 मोल्स प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर के क्यूब सोल्यूशन के अंदर, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितने मोल्स होंगे? 0.15 100 सेंटीमीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? 0.15 अपॉन 1000 इंटू 100 भाई 0.15 में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में अगर 0.15 मोल्स प्रेजेंट है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना प्रेजेंट है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना प्रेजेंट है इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना प्रेजेंट है? यहां से कितना आ जाएगा? 0.015 मोल्स। भाई 1 डेसिमल और शिफ्ट हो गया है ना, 0.015 मोल्स। इतने मोल्स प्रेजेंट है 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। लेकिन हमसे मोल्स थोड़ी ना पूछा है, हमसे तो पूछा है कि ग्राम्स ऑफ NaOH। तो मोल्स हम जानते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स तुम्हें पता है 0.015 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? 40। अभी तक तो याद ही हो गया होगा। यहां से डेसिमल हटाओ, 3 प्लेसेस शिफ्ट करो, ये कटा यहां से, ये 25 आया, 15/25, 5 3 15, 5 5 25, 0.6 ग्राम्स NaOH, 0.6 ग्राम्स NaOH, 0.6 ग्राम्स NaOH। तो कितने ग्राम NaOH डिसॉल्व? 0.6 ग्राम NaOH डिसॉल्व होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर। तो 0.6 ग्राम NaOH डिसॉल्व होना चाहिए टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बस इसकी हिंदी पकड़नी थी और इस तरीके से चलना होता है मोल कंसेप्ट के सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने छठे सवाल के ऊपर। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो पिछले 2-3 सवालों से हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन को नॉर्मैलिटी से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का हमें रिलेशन पता ही है, उससे हम मोलैरिटी भी निकाल लेंगे। तो नॉर्मैलिटी कैसे निकलेगी? नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू N1V1 माइनस N2V2, क्योंकि इस बार H2SO4 और NaOH है, 2 रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हैं, ये एसिड है ये बेस है। N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, इससे नॉर्मैलिटी निकलेगी। N3 इज इक्वल्स टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो हमारे पास अब ये है मोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मैलिटी क्या होती है? n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। तो 0.1 N3 इज इक्वल्स टू
अगर हम H2SO4 की बात करें तो 0.1 इंटू 2 होगी नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है, पढ़ाया था ना मैंने उसमें लेक्चर की थ्योरी में कि नॉर्मेलिटी, देखो पिछला लेक्चर अगर तुम अटेंड करके नहीं आए हो ना तो इस लेक्चर में आने का कोई फायदा नहीं है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, और ये आता कैसे है ये भी मैंने बताया था, वो भी जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी विच इज n इज नोन एज द n फैक्टर। तो इसका H2SO4 का मैंने बताया था कि जितने एसिड के अंदर H+ डिस्प्लेस हो और बेस के अंदर जितने OH- डिस्प्लेस हो वो n फैक्टर होता है, या अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम n फैक्टर मान रहे हैं मोल कंसेप्ट में। रिडॉक्स रिएक्शन में बताऊंगा कि एक्चुअली में n फैक्टर होता क्या है। N3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए 0.1 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम, भाई N1 इंटू V1, वॉल्यूम कितना है 100 प्लस वो माइनस, क्योंकि दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हैं, माइनस नॉर्मेलिटी इसकी कितनी लोगे NaOH 0.1 ही, इसका तो n फैक्टर 1 ही है, इंटू 1 कर लो शांति के लिए अपनी, वॉल्यूम इंटू 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है। अब देखो इसके अंदर तुम्हें ये जैसे जो लास्ट का जो सवाल था इससे पिछले से पिछला जो सवाल था उसके अंदर हमको बता रखा था क्वेश्चन में कि हमें टोटल वॉल्यूम 1 लीटर लेनी है पानी की, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बता रखा, तो हमें सिंपल इन दोनों को मिक्स करना है, 100 ml और 50 ml, तो ये हो गया 150 ml। तो N3 यहां से कितना निकला, ये डेसिमल हटेगा तो ये 100 कटेगा, ये 10 बन जाएगा, 20 माइनस यह डेसिमल हटेगा 5, है ना, 5 डिवाइड बाय 150। यहीं पर अभी देख लो कि H2SO4 ज्यादा है, NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, H2SO4 बच जाएगा, ठीक है। तो N3 इज इक्वल्स टू 15/150, 15 10 150, 1/10, तो 0.1 नॉर्मेलिटी हो गई। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालेंगे नॉर्मेलिटी को n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अब दिमाग में ये सवाल आएगा कि भैया हम n फैक्टर 1 ले NaOH का, या n फैक्टर हम 2 ले H2SO4 का, क्योंकि सॉल्यूशन ये तो दोनों मिक्स किए गए हैं, तो n फैक्टर अब कौन सा लिया जाए। तो वही मैंने अभी बताया था कि H2SO4 ज्यादा है, NaOH तो खत्म हो जाएगा मिक्स होने के बाद, H2SO4 ही बचेगा, तो हम n फैक्टर लेंगे H2SO4 का। जो सोल्यूशन में एक्सेस में बच जाता है ना उसका n फैक्टर लिया जाता है, जो खत्म हो जाता है उसका n फैक्टर थोड़ी लेंगे। तो यहाँ पर मोलैरिटी निकालने के लिए नॉर्मेलिटी को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे, नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी 0.1, n फैक्टर H2SO4 का लेंगे क्योंकि NaOH तो खत्म हो गया है, 0.05 मोलैरिटी। तो यहाँ पर मोलैरिटी भी निकल गई, सॉल्यूशन की, और नॉर्मेलिटी भी निकल गई सॉल्यूशन की। सिंपल सा सवाल था फॉर्मूला बेसिस पर, इसमें ये पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की ओर। एन aqueous solution contains 42% इथेनॉल वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड आउट मोलैरिटी बतानी है तुम्हें। तो जो भी तुम्हें निकालना है निकलेगा तो इससे ही 42% इथेनॉल वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 42 ग्राम्स इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। भाई अगर ये 42% वेट बाय वेट होता तो 42 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट था 100 ग्राम सॉल्यूशन में, लेकिन ये है वेट बाय वॉल्यूम, तो 42 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका 42% इथेनॉल वेट बाय वॉल्यूम का। हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 42, और इथेनॉल का मास कितना होता है मैं तुम्हें बता के चल रहा हूं 46, CH3CH2OH निकालोगे कार्बन के 24, और 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 16 46 आएगा। तो 42 डिवाइड बाय 46, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स निकालना है क्योंकि हमें ml दे रखा है। तो 42 इसको काटोगे 420 डिवाइड बाय 46, क्योंकि 1000 से 100 कट जाएगा तो 10 ही रहेगा। इसको 23, ये 210
और 9.1 मोलर, 9 207 होता है, तो 9.1 मोलर के आसपास तुम्हारी मोलैरिटी आ जाएगी। फॉर्मूला यहाँ से तो फॉर्मूला बेस है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ये जो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट जो खेला जाता है ना, इस चीज को समझना जरूरी है। 42% वेट बाय वेट होता तो 42 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, 42% इथेनॉल वेट बाय वॉल्यूम, तो 42 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। 42% इथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता तो 42 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में लेना होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो सॉल्व करते हैं हम अगला सवाल, जो कि है री AIPMT 2015 से। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml of 16.9% weight by volume solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% weight by volume NaCl solution। सिल्वर का मास, मॉलिक्यूलर मास इसमें मैंने तुम्हें दे दिया है, 108 होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वैसे पता होना चाहिए। तो मास बताना है प्रेसिपिटेट का जो कि फॉर्म होता है। तो पहले तो इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, AgNO3 और NaCl को मिक्स कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है ये तो पता होना चाहिए। तो AgNO3 प्लस NaCl, इससे क्या होगा भाई, प्रेसिपिटेट तुम जानते हो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पे AgCl का वाइट PPT यही बनाएगा प्रेसिपिटेट, और NaNO3 तो सॉल्ट है एक तरीके का। क्या नाम होता है ये हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे कि इसका नाम क्या होता है सॉल्ट का। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, पहले तो इन्होंने 16.9% वेट बाय वॉल्यूम कहा है, और कहा है कि उसमें भी पूरा नहीं लेना, सिर्फ 50 ml लेना है 16.9% वेट बाय वॉल्यूम का। यानी AgNO3 की अगर हम बात करें AgNO3 की, तो 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। भाई 16.9% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब तो यही होता है ना, 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। लेकिन ये कह रहा है कि हमने 100 ml नहीं लिया, इन्होंने क्या लिया 50 ml। तो 50 ml अगर इन्होंने सोल्यूशन लिया तो AgNO3 भी हाफ हो जाएगा, 16.9 बाय 100 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 8.45 ग्राम्स AgNO3। कितना AgNO3 ले रहे हैं ये, मिक्स विद 50 ml ऑफ 5.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। 5.8% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 5.8 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml सोल्यूशन। भाई 5.8% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, 5.8 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। पर ये क्या कह रहा है, मिक्स्ड विद 50 ml, 50 ml ही ले रहे हैं बस। तो 50 ml ले रहे हैं तो ये भी 100 इंटू 50, यानी ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2.9 ग्राम्स, 2.9 ग्राम्स कितना NaCl। तो हमारे पास क्या है 8.45 ग्राम्स ऑफ AgNO3 और 2.9 ग्राम्स ऑफ NaCl। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तब हमें AgCl मिल रहा है। अब मास को मिक्स करके तो हम इसको कंपैरिजन कर नहीं सकते कि ये कितना बना, हम निकालेंगे मोल्स में कंपैरिजन कि AgNO3 के कितने मोल्स और NaCl के कितने मोल्स रिएक्ट करके AgCl के कितने मोल्स बन रहे हैं। एक्चुअली अभी ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का भी है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट इसमें छुप जाएगा। वो कैसे छुपेगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, वरना ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के बाद लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट छुप गया है। लिमिटिंग रिएजेंट का इसमें काम हो नहीं पाया, वो किस रीजन से अभी हम देखेंगे। ये नोट कर लो क्योंकि अभी मुझे इसको मिटा के फिर दोबारा से अब लिखना पड़ेगा। 8.4 हम लिख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। 8.45 ग्राम्स हमारे पास क्या है AgNO3, ठीक है, और 2.9 ग्राम्स हमारे पास क्या है NaCl। ये दो चीज हमने निकाल ली है, ठीक है, और ये हमारी बेसिक रिएक्शन है। तो ये वाला पार्ट मैं मिटाने वाला हूं, नोट कर लो अगर किसी को नोट करना है तो। AgNO3 का मास हमारे पास कितना है यहाँ पर 8.45 डिवाइड है इसका मॉलिक्यूलर मास
Ag का कितना हुआ 108 प्लस नाइट्रोजन का मास कितना 14 प्लस 16 3 48 और NaCl ये मोल्स हो गए AgNO3 के और NaCl के कितने मोल्स होंगे 2.9 डिवाइड बाय सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 ये हो गए NaCl के मोल्स। ठीक है, ये मैंने प्लस में ये तो कंबाइन हो जाएगा ना, तो 8.4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 2.9 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या होगा AgNO3 के मोल्स, ये होगा NaCl के मोल्स। ये कितना आएगा तो ये कैलकुलेट करोगे तो तुम ये 0.05 आएगा और ये भी 0.05 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ये मैंने कर लिया है तो 0.05 ये आएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी इस वजह से मैंने पहले कर लिया 0.05 मोल्स AgNO3 के और 0.05 मोल्स NaCl के। तो जब दोनों के मोल सेम है तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कितना बनेगा ये, अगर ये टाइम 0 पर, एक्चुअली इसके अंदर थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम भी मिक्स है, तो पर इक्विलिब्रियम पे अभी हम जा नहीं रहे, इतना तो तुम समझ रहे हो ना कि अगर इनिशियली तुम्हारे पास AgNO3 0.05 है और NaCl 0.05 है, दोनों को मिक्स करोगे, दोनों खत्म होंगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, टाइम 0 पर ये और टाइम इनफाइनाइट पर ये दोनों खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 0.05 AgCl के, क्योंकि ये पूछ रहा है मास ऑफ प्रेसिपिटेट, तो 0.05 मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास AgCl के। अब तुम्हारे पास मोल्स आ गए AgCl के, तो मोल्स को तुम मोल्स, ये मोल्स है तुम्हारे पास। ठीक है, तो मास ऑफ प्रेसिपिटेट यानी मास ऑफ AgCl निकालने के लिए मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो 0.05 इंटू 108 प्लस 35.5, मतलब 108 प्लस 35.5 करके जो मास आएगा उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7 ग्राम। 7 ग्राम, ये ऐसा ही कुछ ऑप्शंस थे बहुत सारे, 7 ग्राम 14 ग्राम्स ऐसा था। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्विंग ही है, ऐसा कोई ऑप्शन देख के तुम्हें क्लिक नहीं हो जाएगा, अगर आंसर तो तुम्हें पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो 7 ग्राम जो है प्रेसिपिटेट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, लेकिन लगा क्यों नहीं वो समझो इस बात को, क्योंकि दोनों में 0.05 है, तो यहाँ पर ना लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बोले तो डिसगाइज हो गया, पता नहीं चला। वरना यहाँ पर अगर AgNO3 के मोल्स अगर 0.04 बन रहे होते, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर 0.05 की जगह अगर 0.04 होता और यहाँ पर 0.05 होता, तो यहाँ पर AgCl के कितने बन रहे होते, तब यहाँ पर AgCl के 0.04 बन रहे होते, क्योंकि कम क्या है, कम AgNO3 है भाई, AgNO3 के हिसाब से ही तो वाइट AgCl बनेगा। इसके 0.04 खर्च हो जाएंगे, इसके 0.04 खर्च हो जाएंगे, यहाँ पे भी 0.04 होंगे, तो इसका 0, इसका यहाँ पर 0.01 बचेगा और ये तो यहाँ पे बनी गया 0.04। यहाँ पर इस टाइम 0 पर 0 था, टाइम इनफाइनाइट पर ये खत्म हो गया, ये 0.01 बच गया और ये 0.04 बन गया। तो यहाँ पर AgCl तब 0.04 बनता अगर यहाँ पर ये कम होता या फिर ये कम होता, यहाँ पे अगर 0.04 होता, यहाँ पर 0.05 होता, तब भी यही बनना था। तो हमेशा मैं बता रहा हूँ ये लिमिटिंग रिएजेंट का भी इस क्वेश्चन से, हालांकि टॉपिक अभी आएगा पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का, उस पर हम सवाल करेंगे बहुत सारे, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट की एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बता के यहाँ से चलना चाहता हूँ कि जो कम होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ये है। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, वो अभी हम पूरा लेक्चर उस पर, लिमिटिंग रिएजेंट का एक नया लेक्चर आएगा, क्योंकि वो तीसरा है क्रक्स ऑफ मोल कंसेप्ट के बेसिस पर। वो चीज समझ में आ गई और जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में है वो समझ में आ गया और एवोगैड्रो समझ में आ गया, तो तुम्हारा 90% मोल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.05 मोल्स बने, ये सब तो हमने लेट किया था, समझाने के लिए बता रहा था मैं ये। ठीक है, ये हटा दो। तो यहाँ पर 0.05, यहाँ पर 0.05, तो टाइम इनफाइनाइट पर ये दोनों खर्च हो जाएंगे, तो 0.05 मोल्स तुम्हारे बन जाएंगे AgCl के, और मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास करके कितना मास AgCl का बन रहा है वो पता चल जाएगा 7 ग्राम। अच्छा सवाल था ये। अगले सवाल में पहुंचते हैं। तो ये रहा नीट का अगला सवाल, नीट 2013 का। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 एंड HNO3 इज 70% वेट बाय वेट। तो बढ़िया सवाल है। एक बार इतने सारे मैंने वेट बाय वॉल्यूम के क्वेश्चंस कराए हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखो। 2 मिनट वीडियो को पॉज करना और उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो।
आईने के दो टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। स्कूल में जब भाई लोगों को बंदी छोड़ के चली जाती थी, उस टाइम भी हम लोग मज़े लेते थे उनसे, ऐसे ही गाने वाने गा के कि जो आता है वो जाता है, तू काहे को शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। चलो आ जाओ, ट्राई कर लिया और हमने क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 एंड HNO3 is 70% वेट बाय वेट। यानी HNO3 70% वेट बाय वेट मतलब 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है, 70 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 70 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। How many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3? तो 2 मोलर HNO3 मतलब 2 मोल HNO3 प्रेजेंट है, 2 मोल HNO3 इन 1000 ml सोल्यूशन। तो 250 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 2/1000 इंटू 250। 250 ml में कितने होंगे? 250 ml में कितने होंगे? 2/1000 इंटू 250, इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। ये मोल्स है, ठीक है। मास कितना आएगा हमारे पास? अगर इन्हीं मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 2/1000 इंटू 250, ये तो मोल्स हो गए, और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 14, 16 3 48, 48 प्लस 14 कितना हुआ? 58, 58 प्लस 4 62, 62 प्लस 1 63। ये मास हो गया HNO3 का, ठीक है। तो 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो 1 ग्राम के अंदर कितना सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, और इतने ग्राम में कितना सोल्यूशन प्रेजेंट होगा? अगर 70 ग्राम HNO3 में 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो 1 ग्राम HNO3 में कितना होगा? 100/70। और इतने ग्राम में कितना होगा जो हमने निकाले हैं 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 में? इसके अंदर कितना होगा? इतने मास के अंदर कितना होगा? ये 2/100 इंटू 250 इंटू 63 के अंदर कितना होगा? तो 100/70, 100/70 इंटू 2/100, 2/1000, 100 क्यों 1000, 2/1000 इंटू 250 इंटू 63। तो कट्टम कुट्टी खेल लो, 100 से ये कटा, 2 5 से 10, ये 50, ये कट गया, 7 9 से 63, 9 5 से 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3। ऑप्शन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन देने का फायदा नहीं है ना यार। ये सारे सवाल तुम ऑप्शन देख भी लोगे तब भी ऑप्शन को देख के थोड़ी ना टिक मार दोगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ऑप्शन देने का तो फायदा उनमें होता है जिसके अंदर तुम्हें, जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन आगे बाद में मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर ऑप्शन दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वो सवाल ऑप्शन देख के हो रहा है, उस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3। किया क्या हमने? हमारे पास हमें बता रखा था कि HNO3 क्या है? 70% वेट बाय वेट, यानी 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। और हमें प्रिपेयर क्या करना है? कितने ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन यूज करें हम 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 बनाने के लिए। तो 2 मोल HNO3 प्रेजेंट है 1000 ml में, क्योंकि 2 मोलर का क्या मतलब है? 2 मोल HNO3 प्रेजेंट है 1000 ml में, तो 250 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 2/1000 इंटू 250। और कितना मास प्रेजेंट होगा? तो मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। HNO3 मॉलिक्यूलर मास क्या? HNO3 का 63। तो अगर 70 ग्राम HNO3 के अंदर 100 ग्राम सोल्यूशन है,
100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 70 ग्राम HNO3 है, तो इतने मास ये जो मास है इसके अंदर कितना HNO3 का सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, तो 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन, इतना यूज करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने, ये क्या था 9वां सवाल था शायद। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो है AIPMT प्रीलिम्स 2010 का। 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml solution. If Na2CO3 dissociates completely, molar concentration of Na plus and CO3 2 अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका एवोगैड्रोस नंबर भी लगेगा, आपका मोल कंसेप्ट भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा टच जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का भी है इसके अंदर, जो कि आपका 7वां चैप्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी से आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आता नहीं है तो आप ये सवाल कर नहीं पाओगे, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आयनिक इक्विलिब्रियम आपको नहीं आता तो ये वाला सवाल आपसे नहीं मिलेगा। हाँ, नॉलेज आयनिक इक्विलिब्रियम की इसमें यूज की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो होगा नहीं। तो देखते हैं Na2CO3 डिसोसिएट्स कंप्लीटली, कैसे डिसोसिएट होगा Na2CO3? भाई Na2CO3 अगर डिसोसिएट होगा, अब देखो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम की नॉलेज तो तुम्हें होनी चाहिए, नहीं पता तो मैं इनिशियल स्टेप्स लिख रहा हूँ। होता है ऐसे, ये आयनिक जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा तुम्हें। Na2CO3 जब डिसोसिएट होगा तो 2Na प्लस CO3 2 में ऐसे डिसोसिएट होगा। भाई Na2CO3 के दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स एटम्स है, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 सोडियम के एटम है और एक CO3 2 है, तो डिसोसिएट होगा तो 2Na प्लस CO3 2 अब क्या कह रहा है, 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, पिछले से पिछले में, कि कभी भी मास को इक्वेट नहीं करते हैं हम लोग, मोल्स को इक्वेट करते हैं। तो 25.3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 23 प्लस 2 46 प्लस कार्बन का 12 कितना हुआ 46 56 58 और 16 3 जा 48 8 2 जा 16 और ये 106। ठीक है, 106। तो इसको जब डिवाइड तुम करोगे, ये हटाया यहाँ से 253 ये कुछ होगा 0.955, ये कैलकुलेट करना तुम, यही आएगा 0.955। ठीक है, तो ये कितना प्रेजेंट है, ये टाइम 0 पर है। पिछले से पिछला क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था ना कि टाइम 0 पर तुम्हारा इतना मोलर कंसंट्रेशन है तुम्हारे पास, 0.95 मोलर। ठीक है, ये अभी नहीं बना है, Na प्लस और CO3 2 अभी नहीं बना। इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा ये बता रहे ना, देखो इन्होंने बता दिया, डिसोसिएट्स कंप्लीटली, पूरा डिसोसिएट हो रहा है। तो टाइम इनफाइनाइट पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएंगे, ये आयंस बन जाएंगे, डिसोसिएट हो रहा है ना कंप्लीटली। लेकिन कितना बनेगा, ये अगर x है, अगर ये x है तो ये कितना बनेगा, ये 2x बनेगा और ये x बनेगा, क्योंकि देखो ना Na2CO3 के आगे जो कोई 1 है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर तुम लगाना चाहो तो 1 लगाते नहीं है वैसे, पर मैं बता रहा हूँ कि 1 है और इसके आगे कितना है 2 इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2Na प्लस और इसका एक ही है। तो ये अगर 1 है तो ये अगर x है तो ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। भाई ये x है तो ये 2x बनेगा, ये x बनेगा, तो ये 2 इंटू 0.955 और ये कितना होगा 0.955। तो कौन सा आंसर बना, 2 इंटू 0.95 कितना होगा 1.910 और ये 0.955। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, ये वाला कर रहा है 1.910 एंड 0.955 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड CO3 2 ठीक है। अब देखो मैंने इसके अंदर ऑप्शन क्यों दिए, भाई पिछले 3-4 सवाल तो मैं बिना ऑप्शन करवाए कर रहा था, क्योंकि ये वाला सवाल जो है ना, वो अगर तुम ये सब कैलकुलेट ना भी करते तो भी ये ऑब्जर्वेशन का सवाल था। Na2CO3 डिसोसिएट करेगा तो 2 इक्विवेलेंट बनेंगे Na प्लस के और CO3 2 का एक बनेगा, तो यानी जो भी Na2CO3 की कंसंट्रेशन हो उसका डबल बनेगा Na प्लस और उतना बनेगा CO3 2 इतना तो साफ क्लियर हो गया था, इतना लिखते ही कि जो Na2CO3 की कंसंट्रेशन होगी उसका डबल बनेगा Na प्लस। ठीक है, और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसके बराबर होगा CO3 2 तो देखो इसके अंदर तो CO3 2 की डबल कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं भाई, इसकी 0.95 रख रहे हैं और CO3 2 की डबल कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। Na प्लस की डबल होगी, CO3 2 की Na प्लस से हाफ रहेगी, दोनों बराबर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर दोनों बराबर कर रखे हैं
0.477, 0.477, 1.90, 1.910, ये नहीं होगा। इसके अंदर डबल तो किया है लेकिन CO3 माइनस को डबल किया है, बल्कि Na प्लस डबल होगा। तो इसके अंदर पता है, यही लिखने के बाद अगर मैं एग्जाम में बैठा होता 2013 में तो मैं सीधा यही टिक मारता, मैं कैलकुलेट नहीं करता। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं नीट के जो सॉल्व नहीं करने होते, सीधा देखकर ऑब्जर्वेशन से टिक मारने होते हैं। उससे क्या होता है, क्या होता है, टाइम सेव, टाइम मैनेजमेंट। हर सवाल नीट का सॉल्व करने के लिए नहीं बना हुआ है, वरना 180 मिनट के लिए 180 सवाल नहीं दिए होते। कुछ सवाल ऐसे भी टिक मारने होते हैं ऑब्जर्वेशन करके। अगले सवाल पे बढ़ते हैं जो कि हमारे लेक्चर का है आखिरी सवाल। तो आते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सवाल पर, जो है AIPMT प्रीलिम्स 2007 से। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास। अब अगर ये कुछ आगे बता नहीं रहा है ना, तो हमें वेट बाय वेट ही लेके चलना है। 98% H2SO4 बाय मास, क्योंकि मास की बात तो इसने कर ही दी है। 98% H2SO4 बाय मास विच इज वी आर कंसिडरिंग एज वेट बाय वेट एंड हैज डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। हमें बनाना इतना है, कितना एसिड रिक्वायर है, इसकी मोलैरिटी हम निकालेंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम हम ऐड करें ताकि इतना बन जाए, टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर ऑफ H2SO4। तो देखो, इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल से फॉर्मूला ये दे रखा है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज बाय वेट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 98% H2SO4 बाय मास, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी भी हमें दे रखी है, इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास। ये एक नया, ये मैं अपने पिछले लेक्चर की थ्योरी में भी बता सकता था, लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ इस फॉर्मूले को डिस्कस करना चाहता था, तब इसकी एप्लीकेशन आपको पता चलेगी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास। तो परसेंटेज बाय वेट कितना देखा है 98, इनटू डेंसिटी कितनी है 1.8, इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98 ही होता है। तो 98 कट जाएगा, 1.8 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा मोलैरिटी 18। अब ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। क्यों, डाइल्यूशन का केस है। देखो कितना एसिड इसके अंदर हम डालें और इस 98% H2SO4 बाय मास जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम है, ताकि हमें 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मिल जाए। यानी कितना एसिड डालें, यानी ये डाइल्यूशन का केस हो गया ना। डाइल्यूशन के केस में क्या करते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 हमें पता है 18, जो भी हमने निकाला है फॉर्मूले से। V1 हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम इसके अंदर ऐड किया जाए ताकि 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 हमें मिल जाए। तो वॉल्यूम यहाँ से कितना आएगा 1/180। ये तो लीटर्स में आएगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर किस में, लीटर में तो लिए 1 लीटर है ना। अगर इसको ml में कन्वर्ट कर दें तो 100/18 कितना हो जाएगा 5.55 ml। तो इतना एसिड हमें और डालना पड़ेगा ताकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि 98% H2SO4 बाय मास जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है, वो 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 बन जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर के सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त, जिसके अंदर मैंने अपने क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस डिस्कस किए। टोटल मिला के 11 क्वेश्चंस थे इसमें। इन क्वेश्चंस और उस थ्योरी के बेसिस पर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की पूरी फील आपको देने की कोशिश की है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कोई खास सवाल ऐसा बच नहीं जाता करने के लिए, वो मैंने सारे जो मेन सवाल थे वो सारे यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं। फिर भी आपको अगर कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर देखें। अभी तक हमने एवोगैड्रोस नंबर और मोल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कवर कर लिया, तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन अलग और मिलता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई बुक है या कोई कोचिंग की मॉड्यूल है या टेस्ट पेपर्स हैं जहाँ पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस करें। कोई डाउट होता है मेरे लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज का लेक्चर समाप्त। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।